हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं राधेश्याम यादव आज आपके लिए जैसे कि कल आपको बताया था कि खाद्यान्न फसलें, सीरियल क्रॉप्स, अनाज वाली फसलों की अपन आज 5वीं क्लास लेके आए हैं। फटाफट से आज की क्लास का लिंक सभी बच्चों को शेयर कर दें ताकि सभी को पता लग जाए कि क्लास शुरू हो चुकी है। कल हम एनिमल हस्बेंड्री लेके आएंगे, पशुपालन लेके आएंगे, जिसमें अपना जो कल का टॉपिक होगा वो होगा भैंस की नस्लें। आपको पढ़ाई देंगे भैंस की नस्लें, टेस्ट वगैरह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाद में दे देंगे। कल आपको एनिमल हस्बेंड्री में बफेलोज ब्रीड्स, भैंस की नस्लों वाला टॉपिक तैयार कराएंगे। तो कल आप कॉपी और पेन साथ लेके बैठे, कॉपी और पेन साथ लेके बैठे ताकि जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी हो वो आप नोट कर सकें। तो आज की क्लास शुरू करते हैं अपन। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि धान की खेती के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी है? काली मृदा, दोमट मृदा, लाल पीली मृदा या सभी? धान की खेती के लिए उपयुक्त मृदा बतानी है। सर्वोत्तम मृदा कौन सी होती है धान के लिए? सबको पता होगा, बहुत सरल क्वेश्चन है। धान, कपास, काली मृदा। धान, कपास है काली मृदा। धान, कपास, काली मृदा। धान, कपास है काली मृदा। धान, कपास, काली मृदा। धान, कपास है काली मृदा। नेक्स्ट अपन देखते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन। गेहूं में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों, गेहूं व चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने हेतु किसका प्रयोग करते हैं? गेहूं सकड़ी पत्ती वाला है और चौड़ी पत्ती वाला, दोनों को अगर नष्ट करना हो तो किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 है सल्फोसल्फ्यूरोन, ऑप्शन 2 है ट्रिब्यूनिल और ऑप्शन 3 है 2,4-D और ऑप्शन 4 है मेड सल्फ्यूरोन। किसका प्रयोग करते हैं? गेहूंसा यानी सकड़ी पत्ती वाले और चौड़ी पत्ती वाले दोनों को नष्ट करने के लिए गेहूं में किसका प्रयोग किया जाता है? सल्फोसल्फ्यूरोन का, ट्रिब्यूनिल का, 2,4-D का या मेड सल्फ्यूरोन का किसका प्रयोग करते हैं? फटाफट से आप कमेंट करके जवाब दिया इसका कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका सही आंसर होगा वो है मेड सल्फ्यूरोन। कौन सा है? मेड सल्फ्यूरोन। कौन सा है? मेड सल्फ्यूरोन इसका सही आंसर है। सल्फोसल्फ्यूरोन ये केवल गेहूंसा को नष्ट करता है। किसको नष्ट करता है? गेहूंसा को। 2,4-D चौड़ी पत्ती वाले को नष्ट करता है। अगर दोनों के लिए पूछ लिया आपको तो मेड सल्फ्यूरोन। कौन सा आएगा? मेड सल्फ्यूरोन। नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। धान के एक हेक्टेयर में रोपाई हेतु नर्सरी का आकार रखते हैं। कल आपने डेपोंग मेथड पढ़ा था कि उसमें 25 से 30 वर्ग मीटर क्षेत्र की आवश्यकता होती है। एसआरआई मेथड में 100 वर्ग मीटर क्षेत्र की आवश्यकता होती है। यहाँ पर आपको केवल नॉर्मली धान के एक हेक्टेयर में रोपाई हेतु नर्सरी का आकार चाहिए। 500 वर्ग मीटर चाहिए या 1000 वर्ग मीटर या 1500 वर्ग मीटर या 2000 वर्ग मीटर? कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है? एक हेक्टेयर की पौध रोपनी है आपको, एक हेक्टेयर में धान की पौध, तो कितने आकार की नर्सरी पर्याप्त रहेगी? फटाफट से आप इसका आंसर बताएं। इसका आंसर हो जाएगा 1000 वर्ग मीटर। कितना हो जाएगा? 1000 वर्ग मीटर। नेक्स्ट देखते हैं अपन 4 नंबर का क्वेश्चन। गेहूं की फसल में सर्वाधिक हानि कारक रोली है। गेहूं की फसल में सर्वाधिक हानि पहुंचाने वाली रोली कौन सी है? भूरी रोली है, काली रोली है, पीली रोली है या इनमें से कोई सी भी नहीं है? गेहूं की फसल में सर्वाधिक हानि पहुंचाने वाली रोली कौन सी है? भूरी रोली, काली रोली, पीली रोली या कोई नहीं? फटाफट से कमेंट करके आप इसका सही आंसर देखिए। भूरी रोली, काली रोली, पीली रोली जो पक्सिनी है, स्पेसिन नामक कवक से होती है रोली गेहूं में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भूरी रोली। कौन सा हो जाएगा? भूरी रोली। कौन सा हो जाएगा? भूरी रोली। नेक्स्ट देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। अगला 5 नंबर का क्वेश्चन है। गेहूंसा और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को नष्ट करने के लिए अभी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। ये 2 नंबर पे भी यही था। ये मेड सल्फ्यूरोन आएगा। इसमें क्या आएगा? मेड सल्फ्यूरोन। 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में सर्वाधिक किस रोली का प्रकोप होता है? यानी राजस्थान में सर्वाधिक कौन सी रोली का प्रकोप होता है? भूरी रोली, काली रोली, पीली रोली या कोई नहीं? गेहूं की फसल में सर्वाधिक, अभी आपने इससे पहले क्वेश्चन पढ़ा था, वो था भूरी रोली। तो क्या राजस्थान में भूरी रोली के द्वारा नुकसान सर्वाधिक होता है या काली रोली से या पीली रोली से या किसी से भी नहीं होता? फटाफट से आप जवाब दें इसका। इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा पीली रोली। क्या हो जाएगा? पीली रोली। क्या हो जाएगा? पीली रोली। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्लिपर किसकी किस्म है। कल भी एक वैरायटी आ चुकी थी। क्लिपर किसकी है? गेहूं की है, जौ की है, मक्का की है या धान की है? किसकी है क्लिपर वैरायटी? क्लिपर वैरायटी सबको पता होगा, कल वाले अगर क्लास देखी है तो क्लिपर वैरायटी है वो जौ की है। किसकी है? जौ की है। किसकी है? जौ की है क्लिपर वैरायटी। धान की नर्सरी की क्यारी का आकार जो 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल आपने पढ़ा था कि 1000 वर्ग मीटर रखते हैं गीली क्यारी शुष्क क्यारी विधि में, उसमें नर्सरी की क्यारी का आकार कितना रखते हैं? 5 × 1.25 मीटर या 6 × 2.25 मीटर, 8 × 1.25 मीटर, 9 × 2.25 मीटर? कितना रखते हैं धान की नर्सरी की क्यारी का आकार? तो नर्सरी की क्यारी का आकार रखते हैं 8 × 1.25 मीटर। कितना रखते हैं? 8 × 1.25 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9।
जौ की मुख्य बीमारी कौन सी है? जौ का मेन डिजीज आपको बताना है यहाँ पर कि मुख्य रोग कौन सा है। जौ का अनावृत खंड है, आवर्त खंड है, मूल्य है, करनाल बंट है। मेन डिजीज बताना है यहाँ पर जौ का कि मेन डिजीज क्या है। अनावृत खंड है, आवर्त खंड है, मूल्य है या करनाल बंट है। कौन सा रोग है जौ का? तो आपको मैं बता देता हूँ जौ का जो इसमें मुख्य रोग है वो आवर्त खंड, जो केवल जौ में ही लगता है। बाकी ये तीनों जौ में भी लगते हैं, गेहूं में भी लगते हैं। आवर्त खंड केवल जौ में ही लगता है, जौ का मेन डिजीज है। ऑस्ट्रेलिको नामक कवक से होता है। किससे होता है? ऑस्ट्रेलिको नामक कवक से होता है। नेक्स्ट 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं अपन। बासमती चावल का टेस्ट व्यवहार कितना होता है? बासमती राइस का टेस्ट वेट कितना होता है? 15 ग्राम। 18 टेस्ट वेट कल भी आपको बताया था, गेहूं का 2 ग्राम कल पढ़ा था कि 1000 बीजों का वजन है वो टेस्ट वेट कहलाता है। 100 बीजों का वजन है वो सीड इंडेक्स कहलाता है। तो यहाँ पर बासमती राइस का आपको टेस्ट वेट बताना है। 15 ग्राम, 18 ग्राम, 21 ग्राम, 24 ग्राम कितना होता है? फटाफट से आप कमेंट करके जवाब बताएं ताकि ज़्यादा टाइम नहीं लगे। और क्लास भी अपने 5वीं क्लास है, ज़्यादातर क्वेश्चन हो चुके हैं, लेकिन ये भी फिर भी बहुत सारे क्वेश्चन कुछ छूट गए थे, इस कारण ये क्लास ली है। तो आप इसमें इसका सही आंसर बताएं। तो इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ। जो 21 ग्राम होता है, कितना होता है? 21 ग्राम। और धान का होता है 25 ग्राम। बासमती धान का 21 ग्राम। धान की सीधी बुआई के लिए उन्नत किस्में जया 23 बाला, लूनीश्री IR8 या जलमग्न IR8 या पूसा 21 बाला। डायरेक्ट सोविंग के लिए वेराइटियाँ बतानी है आपको पेडी की कि कौन सी दिन की डायरेक्ट सोइंग करते हैं। नर्सरी तैयार नहीं करते, नर्सरी में बिना तैयार किए डायरेक्ट ही खेत में बुआई की जाती है। उन वेराइटियों के आपको नाम बताने हैं कि वो वेराइटियाँ कौन सी है। तो आप सबको पता होगा वे वेराइटियाँ हैं पूसा 221 और बाला। कौन सी है? पूसा 221 और बाला। ये डायरेक्ट सोविंग के लिए। गेहूं में किस रोग के कारण खेत से सड़ी हुई मछली जैसी गंध आती है? ये पहले भी आपको बता चुका हूं मैं, जिसको गेहूं का कैंसर रोग के नाम से भी जाना जाता है। मूल्य रोग है, टुंडू रोग है, करनाल बंट है या गेरुई रोग है। कौन सा रोग है गेहूं में जो कि सड़ी हुई मछली जैसी गंध आती है? मूल्य रोग में, टुंडू रोग में, करनाल बंट में या गेरुई रोग में? कौन से रोग में आती है? तो ये आती है करनाल बंट में। कौन से रोग में आती है? करनाल बंट में। जो निवोशिया इंडिका नामक कवक से होता है। किससे होता है? निवोशिया इंडिका नामक कवक से होता है और इसे गेहूं का कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। और मिश्रा ने इसको सबसे पहले देखा था। किसने देखा था? मिश्रा ने देखा था। नेक्स्ट देखते हैं अपन 13 नंबर का क्वेश्चन। जौ का आवर्तकंड रोग होता है। जौ का आवर्तकंड रोग है वो होता है बाह्य बीजोड़ है, अंत बीजोड़ है, मर्दाजनित है या वायुजनित है। क्या होता है जौ का आवर्तकंड? ऑस्ट्रेलिको नामक कवक से होता है। अभी आपको बताया था जौ का आवर्तकंड रोग है वो होता है बाह्य बीजोड़ होता है, अंत बीजोड़ होता है, मर्दाजनित होता है या वायुजनित होता है। कैसा कौन सा होता है? कौन सा? फटाफट से आप इसका जवाब दें कि बाह्य बीजोड़ होता है या फिर अंत बीजोड़ होता है या फिर मर्दाजनित होता है या वायुजनित होता है। फटाफट से इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा बाह्य बीजोड़। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो का आवर्तकंड है वो बाह्य बीजोड़ है। कैसा है? बाह्य बीजोड़। नेक्स्ट देखते हैं अपन अगला 14 नंबर का क्वेश्चन। होर्डियम वल्गेर में कितनी कतारों वाला होता है? यानी बाली के अंदर दानों की लाइनें कितनी होती है? 3, 6, 9, 12 कितनी होती है होर्डियम वल्गेर में? सबको पता होगा जिसके सबसे ज़्यादा उगाया जाता है वो होर्डियम वल्गेर ही है। कौन सा है? होर्डियम वल्गेर। कौन सा है? होर्डियम वल्गेर। तो ये 6 रो होता है, 6 कतार वाला होता है। कितनी कतार वाला होता है? 6 कतार वाला 6 रो होता है होर्डियम वल्गेर। नेक्स्ट 15 नंबर का क्वेश्चन है। धान में बोनेपन के लिए उत्तरदायी जीन कौन सा है? नॉरिन 10 है, ओपेक 2 है, डीजीवू है या फ्लोरिड 2 है। कौन सा जीन है जो धान में बोनेपन के लिए, पेडी में बोनेपन के लिए उत्तरदायी है? ड्वार्फ के लिए उत्तरदायी है। नॉरिन 10 है या फिर ओपेक 2 है या फिर डीजीवू है या फिर फ्लोरिड 2 है। तो इसका सही आंसर आप सबको पता होगा डीजीवू है। कौन सा है? डीजीवू। ये नॉरिन 10 गेहूं में है। ये ओपेक 2, फ्लोरिड 2 ये किस में पाए जाते हैं? मक्का में पाए जाते हैं। और ओपेक 2 वाली किस्मों में ट्रिप्टोफेन एवं लाइसिन की अधिकता होती है। ठीक है, प्रोटीना, शक्ति, रत्ना ये वेराइटियाँ हैं जिनमें ओपेक 2 वेराइटियाँ हैं मक्का की। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन। धान की कम समय में नर्सरी तैयार करने की विधि। कल ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि क्या डेपोंग मेथड कम समय में पौध तैयार होती है, शुष्क क्यारी विधि, गीली क्यारी विधि या SRI विधि। कौन सी विधि में कम समय में पौध तैयार होती है? सबसे कम समय कौन सी विधि में लगता है? तो सबको पता होगा 11 से 13 दिन में डेपोंग विधि में पौध तैयार हो जाती है। बाकी में लगभग 1 महीने के लगभग का समय लगता है। धान की खड़ी फसल में हल चलाकर खरपतवारों को या अधिक पौधों को निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? धान की फसल खड़ी है, उसमें हल चलाकर आपने खरपतवारों को नष्ट कर दिया, अधिक पौधे नष्ट हो गए, उस क्रिया को क्या कहते हैं? पडलिंग, बुशनिंग या फिर एरोइंग या गिनिंग। उस क्रिया को क्या कहते हैं? उस क्रिया को सबको पता होगा बुशनिंग कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? बुशनिंग। पडलिंग धान में लेह तैयार करना, गारा तैयार करना,
वो पडलिंग कहलाता है। एरोइंग गन्ने का पुष्पक्रम, एरोइंग एरो कहलाता है, गन्ने से संबंधित है। गिनिंग कपास से संबंधित है। रुई को, रेसे को और बिनोले को अलग करने की क्रिया गिनिंग। 18 नंबर का क्वेश्चन है, धान में वायरस द्वारा होने वाला रोग है, कौन सा रोग है? वायरस द्वारा होता है। टुंगरो रोग है, कंड रोग है, हरित बाली रोग है या फिर भूरी पत्ती धब्बा रोग है? कौन सा रोग है वायरस के द्वारा? सबको पता होगा, बहुत सरल क्वेश्चन है, फटाफट से आप जवाब दे दे ताकि अपन अगले क्वेश्चन पे चले। बहुत सरल क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा टुंगरो रोग। कौन सा रोग हो जाएगा? टुंगरो रोग। कौन सा रोग हो जाएगा? टुंगरो रोग। ग्रीन प्लांट ऊपर इसको फैलाने का कार्य करता है। नेक्स्ट अपन 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, भारत में हरित क्रांति हुई थी, सबको पता होगा कब हुई थी भारत में हरित क्रांति? 1956-57 में, 66-67 में, 76-77 में, 86-87 में। तो सबको पता होगा, इसका सही आंसर है वो है 1966-67, 1966 में हुई थी हरित क्रांति। डॉक्टर एनी बोलोग इसके जनक है, भारत में इसके जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है। ग्रीन रेवोल्यूशन जो शब्द दिया था वो दिया था डॉक्टर विलियम गॉड ने। किसने दिया था? डॉक्टर विलियम गॉड ने। धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है। NO3 या CH4 या NH4 या कोई नहीं, इनमें से कौन सी गैस निकलती है धान के खेत से? तो आप सबको पता होगा, धान के खेत से CH4 निकलती है, मीथेन गैस निकलती है। इसी कारण धान के खेत को मीथेन गैस की चिमनी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन अपन, गेहूं का टेस्ट वेट कल भी आपको बता दिया था। गेहूं का टेस्ट वेट होता है 2 ग्राम होता है। कितना ग्राम? और गेहूं का होता है 40 ग्राम। गेहूं का कितना होता है? 40 ग्राम। ध्यान रखना, गेहूं का कितना होता है? 40 ग्राम। कितना होता है? 40 ग्राम। हरित क्रांति के दौरान सर्वाधिक कौन सी फसल के उत्पादन में वृद्धि हुई थी? सबको पता है, गेहूं की फसल में उत्पादन में वृद्धि हुई थी। किसके? गेहूं के में। किसके में वृद्धि हुई थी? गेहूं के में वृद्धि हुई थी सर्वाधिक। नेक्स्ट 23 नंबर का क्वेश्चन है, पडलिंग की क्रिया के क्या लाभ होते हैं? जल का निस्सालन कम होता है, यानी जल नीचे की ओर। मृदा में जल का नीचे की ओर जाना, लीचिंग या निस्सालन। मृदा के सहिस्त्रों से होकर जल नीचे की ओर जाता है, इसे लीचिंग या निस्सालन या पक्षालन कहते हैं। और खरपतवार नष्ट हो जाते हैं, मृदा में पोषक तत्व की उपलब्धता बढ़ती है सभी। तो ये सारे फायदे ही होते हैं कौन सी क्रिया से? पडलिंग की क्रिया से। पडलर नामक ये यंत्र से करते हैं पडलिंग। 24 है, मक्का का मादा पुष्प कहलाता है। सबको पता होगा मादा क्या कहलाता है? टेसल कहलाता है, स्पाइक, सिल्क या पेनिकल क्या कहलाता है? तो सबको पता होगा मादा, मक्का का मादा पुष्प क्या है? वो सिल्क कहलाता है, नर टेसल या वल्लर कहलाता है, स्पाइक गेहूं जो बाजरा, पेनिकल ज्वार धान। ध्यान से सुन लेना, अनाज वाली फसलों के पुष्पक्रम याद हो गए। टेसल या वल्लर मक्का का नर कहलाता है, स्पाइक गेहूं जो बाजरा, सिल्क मादा मक्का का और पेनिकल ज्वार धान। नेक्स्ट देखते हैं अपन, मक्का में खरपतवारों को नष्ट करने के लिए कौन से शाकनाशी काम में लेते हैं? ब्यूटाक्लोर या लासो काम में लेते हैं, एट्राजिन या सिमेजिन काम में लेते हैं, पेंडिमेथलिन या एट्राजिन काम में लेते हैं, या फ्लूक्लोरिन या ब्यूटाक्लोर काम में लेते हैं? कौन सा काम में लेते हैं मक्का में खरपतवारों को नष्ट करने हेतु? तो सबको पता होगा ये लेते हैं एट्राजिन और सिमेजिन। कौन सा काम में लेते हैं? एट्राजिन और सिमेजिन। दोनों में से किसी एक को भी आधा किलोग्राम 600 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से मक्का के खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। मक्का C4 पर परागित है, प्रोटोएंड्री है, इस कारण ये ध्यान रखना परागित है, प्रोटोएंड्री है। क्या है? प्रोटोएंड्री। ये थी अपनी आज की शानदार क्लास का। कल हम आपके लिए लेके आएंगे जो क्लास होगी, बहुत ही शानदार क्लास होगी, और वो होगी भैंस की नस्लें। भैंस की नस्लों से संबंधित बहुत शॉर्ट एंड स्वीट वही आपको पढ़ाया जाएगा जो एग्ज़ाम में आने की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अन्यथा बाकी का मैटर कुछ भी आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, वही मैटर पढ़ाया जाएगा जो आपको एक याद हो सके और आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इन क्वेश्चनों की अगर PDF चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एजी काका को ज्वाइन करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज एजी काका पर भी आपको एग्रीकल्चर से संबंधित लेटेस्ट जानकारी मिलती रहेगी। आप हमसे व्हाट्सएप या कांटेक्ट कर सकते हो, वो नंबर है 9928842449। थैंक यू, धन्यवाद। कल ध्यान रहे शाम 7:30 बजे भैंस की नस्लें लेके आएंगे।